फॉर्म्स ऑफ बिजनेस। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि पार्टनरशिप फर्म में अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं। ठीक है, क्लास 11th के लिए बेसिकली ये लेक्चर है। ठीक है, ये लेक्चर सीए के एम लॉ या बिजनेस लॉ के लिए नहीं है, क्योंकि हम यहाँ इतने डेप्थ में नहीं जा रहे हैं। तो 11th के स्टूडेंट्स बिजनेस स्टडीज के लिए इस चैप्टर को ध्यान से देखिए, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए। हम टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, स्क्रीन पर देखिएगा। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में भी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं सब पार्टनर। इसके पहले एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है बेटा, जिसमें मैंने कुछ टाइप के पार्टनर्स को ऑलरेडी कवर कर लिया, जैसे एक्टिव पार्टनर वगैरह क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है। तो उसके लिए मेरा आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए, हम सब पार्टनर की बात कर रहे हैं और सब पार्टनर के बारे में आपके स्क्रीन के फर्स्ट पॉइंट के ऊपर क्या दिया हुआ बेटा, नंबरिंग कर देता हूं मैं इसको। ये देखिए, पार्टनर ऑफ पार्टनर। पार्टनर ऑफ पार्टनर मैंने इसको इसलिए बोला है बेटा, इस पार्टनर का मतलब क्या होता है। सब पार्टनर का मतलब है, सपोज क्या होता है, एक फर्म में एल, के और एम तीन पार्टनर है। अब ये जो एम है ना बेटा, ये किसी के साथ से मिस क्वीन के साथ, क्यू के साथ जो है वो कुछ पार्टनरशिप में कर रहा है। ठीक है, या वो क्यू के साथ बेसिकली अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है, जो उसे फर्म से मिलता है, वो उसके साथ शेयर कर रहा है। तो यहां पर रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में है बेटा, एम और क्यू के बीच में। ठीक है, ये फर्म जो होती है कलेक्टिवली दे आर कॉल्ड एज फर्म। तो ये एलकेएम की जो फर्म है, इससे इसका एक्चुअली क्यू का डायरेक्टली कोई नाता नहीं है। मेन चीज आपको क्या बोली मैंने, इसका डायरेक्टली कोई भी संबंध नहीं है। किससे? पार्टनरशिप फर्म से, जो एलकेएम को ऐसे पार्टनर लेकर चल रहे हैं। ठीक है, अब एम ने क्या कर रखा है, क्यू को, एम को जो शेयर मिलता था फर्म में से, उसके साथ वो उसका कुछ शेयर करता है। ठीक, तो ये उनके बीच की आपस की बात है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया तो अब आप इसके देखेंगे तो सारे पॉइंट्स आपको समझ में भी आ जाएंगे और इसीलिए आप उनको याद भी कर सकते हैं। सब पार्टनर मतलब होता है पार्टनर ऑफ पार्टनर, मैंने बोला। तो ये पार्टनर बस इस तरीके से मुझे याद रहता है कि ओके, पार्टनर ऑफ पार्टनर होता है वो। अब देखिए फर्स्ट क्या लिखा है, अ पार्टनर एग्रीज टू शेयर हिज प्रॉफिट है इन द फर्म विद द थर्ड पर्सन। ठीक है, ये थर्ड पर्सन कौन है, ये यहाँ पर थर्ड पर्सन कौन है बेटा, क्यू है। क्यू एक थर्ड पर्सन है, जिसके कारण फर्म का, जिसमें फर्म का कोई पार्टनर अपना शेयर को उसके साथ शेयर कर रहा होगा। तो ये एम और क्यू के आपस के बीच की बात है। हम ये तो नहीं बोल रहे कि क्यू डायरेक्टली इस फर्म में पार्टनर है, डायरेक्टली इस फर्म में पार्टनर नहीं है। क्यू कौन है, उनका सब पार्टनर है ना। आगे देखिए, सब पार्टनर इज नॉट द पार्टनर इन द फर्म। ये तो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दिया कि भाई वो फर्म का डायरेक्ट क्या होता है, पार्टनर नहीं होता है। थोड़ा सा पर्दा ऊपर करें। नेक्स्ट है बेटा, सब पार्टनर हैज नो राइट और ड्यूटीज टूवर्ड्स द फर्म। तो ये सब आपके फर्स्ट कॉन्सेप्ट का ही एक्सटेंशन है। जब वो फर्म का डायरेक्ट पार्टनर है ही नहीं, तो फिर फर्म के उसके राइट्स और ड्यूटीज का तो सवाल ही पैदा नहीं होता बेटा। ठीक है, इसलिए लिखा हुआ है नो राइट्स और ड्यूटीज। नेक्स्ट है बेटा, सब पार्टनर डज नॉट कैरी एनी लायबिलिटी। यानी जब उसकी राइट्स एंड ड्यूटीज कुछ है ही नहीं, फर्म में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है ही नहीं, एल के एम के साथ उसका कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप है नहीं, वो तो क्या होता है, एम के बिहाफ में देखा जाए तो, फर्म के बिहाफ में देखा जाए तो एम का सब पार्टनर, तो फर्म के लिए वो थर्ड पार्टी है। तो फर्म की ना लाइबिलिटीज, ना राइट्स, ना ड्यूटीज, इससे डायरेक्टली क्यू का कोई भी मतलब नहीं होगा। नेक्स्ट, ही कैन नॉट बाइंड द फर्म। अब ये भी आप बोलेंगे हाँ सर, फिर तो लॉजिकली ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्यू इसके बाद क्या होता है, क्यू जो है बाहर बैठकर कुछ भी करे। अगर क्यू कुछ भी करता है उसके लिए क्यू पर्सनली रिस्पॉन्सिबल होगा, बट फर्म कैसे रिस्पॉन्सिबल हो जाएगी जब क्यू फर्म का डायरेक्ट पार्टनर ही नहीं है। तो वो फर्म को या बाकी पार्टनर्स को कैसे बाइंड कर सकता है बेटा। तो इसलिए ये भी बहुत इजी हो गया आपका पॉइंट जो कवर करना था हमको। नेक्स्ट है बेटा, ही कैन नाइदर पार्टिसिपेट इन द पार्टनरशिप बिजनेस है नॉर चेक द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बीओए का मतलब क्या होता है बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का होता है। तो भाई थर्ड पार्टनर है। ठीक है, थर्ड पार्टनर कौन है, हमने बोला क्यू। क्यों? वो एम का सब पार्टनर था। तो भाई साहब, आप उसको बिजनेस में चाय पानी के लिए आप बुलवा लेते हैं, उसकी खातिरदारी करने के लिए, ये तो ठीक है कि आप उसे अलाउ करेंगे। खुद ही कॉमन सेंस से सोचकर देखिए, वो एम का सब पार्टनर है, आप उसे क्यों अलाउ करेंगे कि फर्म्स की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो एक्सेस करे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो जांचे परखे या देखे उनको। ठीक है, कि वहां क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, क्यों अलाउ करेंगे भाई?
क्योंकि भाई ये तो क्या हुआ, जो ओरिजिनल पार्टनर्स थे बेटा एल, के और एम, ये इन्होंने अपने बीच में क्या है रिलेशनशिप डेवलप करी है बिजनेस की, और उन्होंने वो अपने आप में पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो क्यू से उनका कोई भी संबंध नहीं है, तो वो क्यू को अलाउ नहीं करेंगे। अगर एम उनसे रिक्वेस्ट भी नहीं, एथिकली एम को तो रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकता बेटा एल और के से कि क्यू को बुला लेते हैं, क्यू आया है, चलो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट दिखा दे। अरे क्यों दिखा देते हैं, वो बोलेंगे वो हमारा पार्टनर है क्या, वो हमारा कोई डायरेक्ट पार्टनर थोड़ी है, हम तो उसको, हमने तुम्हारे साथ पार्टनरशिप की है भाई, तुम उसके साथ क्या कर रहे हो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो बोलेंगे। आगे लिखा है बेटा ओनली राइट, मतलब उसके पास, किसके पास बेटा, सब पार्टनर के पास। तो सब पार्टनर जो है क्यू, उसके पास एक राइट तो है क्या, ही हैज अ राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स इन प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ क्या है वाइंडिंग अप। अगर फर्म की वाइंडिंग अप करते हैं, और वाइंडिंग अप के केस में भी क्या होता है, फर्म की प्रॉपर्टी से अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसमें उसको क्या है शेयर मिलेगा। ठीक है, तो ये बात कर ली बेटा हमने, किसके बारे में बात कर ली है, सब पार्टनर के बारे में। और आपको इसी तरीके से बोला सब पार्टनर को कैसे याद रखें, ये पार्टनर ऑफ पार्टनर है, किसी पार्टनर का पार्टनर है, फर्म का डायरेक्ट पार्टनर नहीं है। तो इस तरीके से आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट है बेटा पार्टनर बाई एस्टोपल और पार्टनर बाई क्या है होल्डिंग आउट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई भी टीचर अगर होता है तो वो कोशिश करता है कि हम इसमें से कुछ ना कुछ जो है वो बच्चे को एग्जाम में क्वेश्चन दे दे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और आगे जाकर अगर आप कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं जैसे CS करते हैं तो वहां पे भी ये इंपॉर्टेंट है, तो उसका बेस यहाँ पर बन रहा है। हालांकि आप वहां पे वीडियो में भी आपका बेस बनेगा ऐसा कुछ नहीं है, बट आप उसको समझ सकते हैं यहाँ पे। क्या पार्टनर बाई एस्टोपल या होल्डिंग आउट होता क्या है, देखिए फर्स्ट पॉइंट में जो मैं रीड कर रहा हूं, क्या कि बाई बिहेवियर ऑफ अ पर्सन एरोजेस दैट, और क्या होता है बेसिकली, मतलब एक जो पर्सन होता है उसका जो बिहेवियर है उससे लोगों को ऐसा लगता है या मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि दैट ही इज अ पार्टनर इन अ फर्म वेयर एक्चुअली ही इज नॉट अ पार्टनर। मतलब वास्तव में वो फर्म में पार्टनर नहीं है। ठीक है, वास्तव में क्या नहीं है बेटा, वो फर्म में पार्टनर नहीं है। तो वो क्या करता है, स्क्रीन पर ज्यादा ध्यान, मतलब इतना भी नहीं देना है कि सर क्या कर रहे हैं, साथ में बेटा थोड़ा बहुत करेक्शन वगैरह होते हैं तो मैं साथ में करते रहता हूं। ओके, तो अब देखिए हमने क्या बोला कि वो जो पार्टनर होता है उसकी हरकतों से, उसके बिहेवियर से लोगों को इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि वो एक्ट ऐसे करता है कि लोगों को ऐसे दिखता है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, जबकि वो एक्चुअली पार्टनर था नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, such a person is estopped from later on denying the liabilities of the acts of the firm। जब आप दूसरों को ये दर्शाते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि आप इस फर्म के पार्टनर हैं, ठीक है, यानी ये डायरेक्टली उस पर्सन की बात चल रही है जो कि पार्टनर नहीं है, बट बार बार लोगों को क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं इस फर्म का पार्टनर हूं, वो फर्म के बिहाफ में एक्टिविटीज करता है, इस तरीके से लोगों को शो करता है कि ओ भाई साहब ये तो फर्म मेरी है, मैं इस फर्म का पार्टनर हूं। तो भाई सिंपल है, अगर आप ये दिखा रहे हैं तो बाद में बच नहीं पाएंगे, बोल रहे हैं कैसे। हमने इस पॉइंट में सेकंड पॉइंट इसको मैं बोल देता हूं, तो सेकंड पॉइंट के अंदर बेटा हमने देखा कि सच अ पार्टनर इज स्टॉप फ्रॉम लेटर ऑन डिनाइंग, मतलब बाद में जाकर वो डिनाई नहीं कर सकता है, उसे रोक दिया जाएगा डिनाई करने से। इसके अगेंस्ट में जो लाइबिलिटीज होती है इसकी, फर्म की, ठीक है, तो उसकी, इसकी एक्टिंग के कारण फर्म की जो लाइबिलिटीज हुई हैं, तो लाइबिलिटीज अराइज होती हैं फर्म की अगर कोई, तो उस लाइबिलिटीज के अगेंस्ट में वो डिनाई नहीं कर सकता कि साहब मैं तो सिर्फ दिखा रहा था, एक्चुअली मैं फर्म में पार्टनर नहीं हूं। तो भाई तब क्यों दिखा रहे थे, अगर आप तब दिखा रहे थे तो अब ये मत बोलिए भाई आप लायबल होंगे। नेक्स्ट देखिए थर्ड पॉइंट है सच अ पार्टनर, ठीक है, इज कॉल्ड पार्टनर बाय एस्टोपल एंड इज लायबल टू ऑल थर्ड पार्टीज। क्यों, क्योंकि बेटा थर्ड पार्टीज ने क्या किया होगा, उसके इस दिखावे के कारण हो सकता है इस झांसे में आकर फर्म के साथ कोई बिजनेस ट्रांजेक्शंस किए हो, और हो सकता है उन्होंने फर्म को फॉर एग्जांपल उधार में रॉ मटेरियल सप्लाई कर रखा हो। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, उनके लिए जो अमाउंट ड्यू है, मतलब दैट इज द लायबिलिटी ऑफ द फर्म, तो उसके लिए क्या होता है, ये पार्टनर जो शो ऑफ कर रहा था वो भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ठीक है, तो कोर्ट ऑफ लॉ में उसे रोक दिया जाएगा कि भाई साहब आप ये गलत, आपने दिखावा करा और उसके कारण सामने वाले ने फर्म को उधार दिया, तो भाई साहब अब आप भी क्या रहेंगे, लायबल रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बेटा इसको मैं फोर्थ बोल देता हूं, तो फोर्थ पॉइंट में देखिए क्या लिखा है, ठीक है, #2 करके मैंने किया, इफ अ पर्सन हु इज डिक्लेयर्ड टू बी अ पार्टनर व्हेन एक्चुअली ही इज नॉट। अब फर्स्ट वाले पॉइंट और सेकंड वाले पॉइंट में एक मेन डिफरेंस नोट करिएगा। पहले वाले पॉइंट में आप खुद ये दिखा रहे थे कि मैं फर्म का पार्टनर हूं, समझ रहे हैं, और यहां पर क्या हो रहा है बेटा, यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, मतलब यहां आप खुद नहीं दिखा रहे,
मे बी फर्म के अदर पार्टनर्स जो हैं वो आपको शो कर रहे हैं एज ए पार्टनर. इफ पर्सन हु इज डिक्लेयर्ड टू बी अ पार्टनर व्हेन एक्चुअली ही इज नॉट, डज नॉट डिनाई, मतलब भाई साहब आपके मुंह में ताले पड़े हुए थे. जब आपको किसी फर्म का पार्टनर बताया जा रहा था, जो फर्म के बाकी लोग थे वो आपको ऐसे पार्टनर दिखा रहे थे लोगों को, वो उनको झांसा देने की शायद कोशिश कर रहे होंगे, तब आपको मुंह में ताला नहीं होना चाहिए. तब आपको बोलना चाहिए था कि मैं फर्म में पार्टनर नहीं हूं. तब तो आपको ऐसा लगा कि अरे वाह, अपनी रेपुटेशन बन रही है, अपन को पार्टनर दिखाया जा रहा है, तो भाई फिर इसको भुगतना भी पड़ेगा आपको. देखिए आगे क्या लिखा है. डज नॉट डिनाई द फैक्ट दैट ही इज अ पार्टनर, ही इज बीइंग हेल्ड आउट as a partner is responsible for all liabilities of the business. तो आपने मना नहीं करा, जब आपको दिखाया जा रहा था तब आप मजे ले रहे थे, तो बेटा अब क्या होता है, लोग आपके मजे लेने लगेंगे, मतलब फर्म की जो लाइबिलिटीज होती हैं उसके लिए आप भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे. नीचे देखिए नोट 1 में क्या लिखा है. एन एक्टिव पार्टनर हु फेल्स टू गिव पब्लिक notice at the time of retirement is also liable as partner by holding out. ये आपने लास्ट वाले मेरे वीडियो जो था टाइप्स ऑफ पार्टनर का, जो फर्स्ट वीडियो था बेटा, उसमें ये चीज पड़ी थी कि एक्टिव पार्टनर कौन होता है. एक्टिव पार्टनर जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, फर्म्स में कैपिटल वगैरह भी हो सकता है उसने इन्वेस्ट कर रखा है, फर्म्स के सारे डे टू डे बिजनेस में वो पार्टिसिपेट करता है. उस तरह का पार्टनर जब रिटायर होता है और अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं दिया देता है, तो उस केस में उसे भी क्या मान लिया जाएगा, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट मान लिया जाएगा. जिस दिन उसका रिटायरमेंट हो गया, मतलब वो बाद में डिनाई कर रहा है, मैं तो रिटायर हो गया था ऐसा वैसा. बोले भाई साहब पब्लिक नोटिस कहां है, आप रिटायर हो गए थे तो इसके पहले तो आपको पार्टनर दिखाया जा रहा था ना. या बाकी के जो पार्टनर, आप रिटायर हो गए, आप ऑफिस नहीं आते थे, बाकी के पार्टनर तो ये चीज आपको दिखा रहे थे ना, पब्लिक को शो कर रहे थे कि आप अभी भी पार्टनर हो. तो आपने हमें मना कौन कर रखा था. तो आप बोले सर वो कहां मना करने जाएगा सबको, तो इसीलिए तो बोला है भाई कि तुम पब्लिक नोटिस दो ना भाई. पब्लिक नोटिस आप दे दोगे तो बच जाओगे, और नहीं तो क्या हो जाएगा बेटा, पार्टनर बाई होल्डिंग आउट की कैटेगरी में आप भी आ जाओगे और आप भी लायबल हो जाओगे थर्ड पार्टीज को. नेक्स्ट बेटा नोट 2 को ध्यान से देखिए. ऑन द फेथ ऑफ, मतलब बात सिर्फ ये जरूरी नहीं होती है कि आपको पार्टनर दिखाया गया था, ठीक है, आपको पार्टनर दिखाने के कारण ही सामने वाले ने या थर्ड पार्टी ने फर्म को उधार दे दिया था. ये लिखा है गिवन क्रेडिट टू द फर्म. तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है पार्टनर बाई एस्टोपल या होल्डिंग आउट के लिए, कि बात सिर्फ ये नहीं है कि आपको फर्म का पार्टनर बताया गया था, बात यह है कि उसके बेसिस पर ही सामने वाले ने फर्म को उधार भी दे दिया था. इसीलिए तो बेटा अब क्या हो रहा है, आपको पकड़ा जा रहा है कि नहीं भाई आप पार्टनर बाई क्या होता है, होल्डिंग आउट या एस्टोपल कहलाएंगे, आपको भी पेमेंट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये वीडियो आपका खत्म कर दिया मैंने. इसके साथ साथ आपके टाइप्स ऑफ पार्टनर्स जो होते हैं बेटा, बेसिकली वो मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है. ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पार्टनर यहां पर खत्म. 2 वीडियो बने हैं इसके ऊपर, आप दोनों को ध्यान से देखिए और आपके रिस्पेक्टिव स्टडी मटेरियल को आप पढ़ सकते हैं. ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय योर स्टडीज.